गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और ये हम आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन करके। तो 449 से लेके 480 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 31 क्वेश्चंस हैं टोटल, डिस्कस करेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, और फिर इस टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर नौकरी, ये हमारी यूनिक आईडी है। ईमेल कर सकते हैं प्रीवियस अगर पेपर्स अगर आपके पास हों, आप शेयर करना चाहते हैं, कोई स्टडी मटेरियल शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर, जीके, जीएस के इस पे कुछ अपडेट्स डालता रहता हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप यहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कर चुके हैं और स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल अभी कवर हो जाएगा। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स हम चालू करेंगे और फिर हम पूरी बुक को ही कवर करेंगे। काफ़ी जल्दी करेंगे एग्ज़ाम से पहले। मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा करा सकूँ उतना ज़्यादा कराऊँ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। तो एक मटेरियल लेते हैं, एक स्पेसिमेन जिसे कहते हैं। स्पेसिमेन एक रॉड टाइप का स्पेसिमेन होता है। इसके दोनों तरफ आपके इसको होल्ड करने के इसमें ग्रूव्स बने होते हैं। उस तरीके से इसको होल्ड करके यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर इसको डाला जाता है। फिर यहाँ से पी फोर्स लगा, इस तरीके से टेंसाइल, और इस टाइप का कर्व अपने को देखने को मिलेगा। यह है स्ट्रेन और यह है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसे कहते हैं। इसमें वेरियस पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक डक्टाइल मटेरियल के लिए है फिलहाल यहाँ पे। और ए जो पॉइंट है ये आपका इलास्टिक लिमिट है, बी जो है वो अपर यील्ड पॉइंट है, सी लोअर यील्ड पॉइंट है, डी अल्टीमेट आपका स्ट्रेस है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कह सकते हैं इस केस में, और ई जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है। ए से जीरो से ओ से ए तक आपकी जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी स्ट्रेन में। बी के बाद आपकी यील्डिंग होना चालू होगी, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू होगा। अप टू ए आपका जो बिहेवियर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो हुक्स लॉ आपका ओबे करेगा, और बी के बाद से आपका प्लास्टिक जोन चालू होगा। ठीक है, तो देखेंगे और भी पॉइंट्स कुछ आते हैं तो क्वेश्चंस में कवर होंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट ए हमारी इलास्टिक लिमिट रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये हमारा लोअर यील्ड पॉइंट होता है, 450 का सी हो जाएगा। बी पॉइंट हमारा अपर यील्ड पॉइंट है, तो बिल्कुल सही है, राइट। ई पॉइंट जो है वो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस दिखा रहा है क्या? नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेस तो ये है ना, ये है ना सबसे ऊपर डी पॉइंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डी पॉइंट क्या दिखा रहा है, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेस दिखा रहा है, तो सी हो जाएगा। फिर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर द पोर्शन, तो ओ से ए तक की आपकी जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल रहेगी स्ट्रेन से, तो मैंने अभी बताया, तो ये हो जाएगा आपका 54 का ए। 55 की बात करूं तो हुक्स लॉ आपके ओ से ए तक ही ओबे करेगा, तो बिल्कुल सही है, एग्री। प्लास्टिक रेंज किसके बियॉन्ड स्टार्ट होगी, तो बियॉन्ड ए जो आपकी है वो स्टार्ट हो जाएगी, और बी से, मतलब बी से वैसे होना चाहिए था, यील्डिंग पॉइंट के बाद आपकी यील्डिंग स्टार्ट होती है। तो ए अभी आप बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बियॉन्ड ए हो जाएगी। इन अ टेंसाइल टेस्ट व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट के बाद आपकी क्या आती है, यील्डिंग आती है ना। तो द टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। देखिए यहाँ पे जो है स्ट्रेन ज्यादा, देखिए यहाँ तक क्या था कि इतना हमने बढ़ाया, इतना सा बढ़ाया, तो स्ट्रेस हमारी इतनी बढ़ गई। इसके बाद हम जब स्ट्रेन को देखिए कितना बढ़ाएंगे, ज्यादा ज्यादा बढ़ाएंगे, और हमारी स्ट्रेस कम बढ़ेगी, तो जो हमारी स्ट्रेन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो जो स्ट्रेन जो हमारी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी वो हमारी बढ़ेगी इलास्टिक लिमिट के बाद, तो इंक्रीज क्विकली हो जाएगा, इंक्रीज मोर क्विकली, 57 का डी। द स्ट्रेस एट द एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड, तो वो किसके बाद होती है, आपके यील्डिंग के बाद होनी चालू होगी, तो 58 का आपका बी हो जाएगा। द ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है उसे क्या कहते हैं, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो आपने देखी थी वो था अपना पॉइंट ई, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से कम में ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल जो है वो, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कम होना चालू हो जाएगा।
तो जिस वजह से मटेरियल जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज करना चालू कर देगा, तो कम उससे स्ट्रेस में ही अब मटेरियल टूट जाएगा। तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है वो लेस देन होगी, 59 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60, द स्ट्रेस डेवलप इन मटीरियल विदाउट एनी परमानेंट सेट, परमानेंट इसमें जो होगा तो उसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो 61 देखते हैं, when a material is loaded within the elastic material, material will regain its shape and size when load is removed। तो बिल्कुल सही है, इलास्टिक लिमिट में यही होता है कि whenever the material is stressed within the elastic limit, after the removal of load, the specimen will regain its original shape and size। तो सही है। The ratio of the largest load in the test to the original cross section area, उसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस किस में करा जाता है? तो टेंसाइल स्ट्रेस आपके डक्टाइल में करा जाएगा। कंप्रेशन टेस्ट करा जाएगा ब्रिटल मटेरियल में। टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल की ज्यादा होगी, है ना, ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेस डक्टाइल मटेरियल की ज्यादा होगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। माइल्ड स्टील के केस में करीबन 800 के आसपास आपकी ये देखने को मिलती है, 800 से 900 के बीच में, और कंप्रेसिव स्ट्रेस देखने को मिलती है 180 के आसपास, या इस टाइप की कुछ रेंज होती है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कवर किया था, ये मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली पर ये मुझे याद है 180 है, और ये पता नहीं 480 थी कि कुछ 8 का फैक्टर कहीं था। मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। वैसे ये आपको डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी डक्टाइल मटेरियल की कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ब्रिटल मटेरियल में उल्टा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 66 का सी हो जाएगा। 67th, a tensile test is performed on a mild steel round bore if diameter after fracture। तो फ्रैक्चर जब होगा ना तो इसका डायमीटर कम होने लग जाएगा। कप एंड कोन फॉर्मेशन टाइप का दिखता है हमको। तो मान लीजिए शुरुआत में ये डक्टाइल मटेरियल ऐसा रहेगा, जब इसका फ्रैक्चर होगा तो ये इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से मटेरियल देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, तो जो आपका जो डायमीटर है वो डिक्रीज करेगा। 67 का सी हो जाएगा। When the tensile test is performed on a round bar after fracture, it has been found that diameter remains approximately same। तो ऐसा कास्ट आयरन के केस में होता है, ग्लास के केस में भी होता है। तो दोनों जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं मेनली उनके केस में होता है। बुक में आंसर कास्ट आयरन दिया हुआ है। इफ द परसेंटेज रिडक्शन जो 60% है ए के केस में और 40% है बी के केस में, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जितना ज्यादा परसेंटेज रिडक्शन होगा फ्रैक्चर होने से पहले, मतलब मटेरियल उतनी ज्यादा ईल्डिंग हो रही है और उतना ज्यादा डक्टाइल है। तो जो मटेरियल ए है वो मोर डक्टाइल है देन बी, तो 69 का ए हो जाएगा। 70 की बात करें तो 30% रिडक्शन हो रहा है ए के केस में और 40% नहीं इलोंगेशन हो रहा है ए के केस में, और 40% इलोंगेशन हो रहा है बी के केस में। तो बी ज्यादा डक्टाइल हुआ, तो यहाँ पे सही होगा, राइट। 70 का ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें है नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कर्व है दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से कर्व हैं। तो मैं आपको एक बार बहुत सारे जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं उनको शेयर कर देता हूं, तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। तो इसको आप कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा अगर कर्व बन रहा है तो ये जो कर्व होता है ये होता है हार्ड ड्रॉन ब्रास का। ब्रास जो होता है हमारा डॉक्टाइल होता है, ठीक है। कास्ट आयरन का कर्व देखेंगे तो कास्ट आयरन का इस तरीके से दिखेगा, ये हो जाएगा हमारा कास्ट आयरन का। ब्रिटल मटेरियल है, इसमें यील्डिंग होगी नहीं, ये यहीं पे आके फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर अगर हार्ड ड्रॉन कॉपर होगा ना तो उसका आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे यील्डिंग होके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हार्ड ड्रॉन कॉपर। फिर बात करते हैं एल्यूमिनियम की। अगर मैं बात करूं तो उसका नीचे रहेगा इससे, ये जीरो से सारे ओरिजिन से चालू हो रहे हैं ना, यूं जाएगा आपका और यूं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का। एनील्ड कॉपर होगा, यानी कि सॉफ्ट ब्रास जिसे कह सकते हो, या फिर एनील्ड सॉफ्ट कॉपर कह सकते हो। ब्रास में मेनली कॉपर ही होता है, तो ये हो जाएगा एनील्ड। एनील्ड में क्या करते हैं, एनील्डिंग करते ही हैं ताकि हम सॉफ्टनेस बढ़ा सके, थोड़ी उसमें रिलीफ, स्ट्रेस को रिलीव कर दें, ग्रेन का जो ग्रोथ है वो करा लें। तो ये एनील्ड कॉपर के लिए हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है ए, तो ए जो हो जाएगा वो कॉपर के लिए होता है, और कॉपर और ब्रास मतलब ठीक है।
कॉपर ही मैक्सिमम उसमें होता है, तो आप कह सकते हैं ब्रास का भी यही होगा। ठीक है, इसमें ग्लास कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ब्रिटल मटेरियल जो होता है जैसे कास्ट आयरन, ब्रिटल मटेरियल, ग्लास भी हमारा कैसा है, ब्रिटल है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्व सी दिखाएगा ग्लास को। नेक्स्ट देखते हैं 72, देखें अगर 72 हो गया, 73 देखते हैं, सी ऑप्शन। तो जो सी कर्व था वो सॉफ्ट ब्रास के लिए था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सी हमारा ग्लास के लिए था, ये क्लास कास्ट आयरन वगैरह के लिए था। ठीक है, डी कर्व जो है ये हमारा माइल्ड स्टील के लिए भी आपको ये कर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था हार्ड ड्रॉन ब्रास के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको आयरन वाले भी जो डायग्राम है वो बता देता हूँ। तो अगर हमारा माइल्ड स्टील होगा तो उसके लिए आपको पता है इस तरीके का देखने को मिलेगा, ये यहाँ तक जाएगा और इसके बाद बहुत देर तक यील्डिंग होती रहेगी, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए हो जाएगा। ठीक है, और हाई स्ट्रेंथ स्टील जो होता है ना उसका इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये यहाँ तक बिल्कुल सेम आता है, इसके बाद यूं इस तरीके से जाएगा। और एक होता है हमारा टूल स्टील, तो टूल स्टील की जो स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी पर उतनी ज़्यादा यील्डिंग नहीं होती, तो ये हो जाएगा टूल स्टील। ठीक है, और ये हाई स्ट्रेंथ स्टील हो जाएगा, एसएसएस कहते हैं ना, एचएसएस, जो हमारा कटिंग टूल मटेरियल में यूज होता है, तो वो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस टाइप का जो कर्व देखने को मिलेगा ये आपका माइल्ड स्टील के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके ये फ्रैक्चर करेगा, तो ये माइल्ड स्टील के लिए होता है, ट्रू है। द डक्टाइल मटीरियल, द डक्टिलिटी ऑफ अ मटीरियल विद द इंक्रीज इन परसेंटेज रिडक्शन, तो जितना ज्यादा रिडक्शन होगा, परसेंटेज रिडक्शन होगा, उतना ज्यादा डक्टिलिटी होगी, तो ये इंक्रीजेज हो जाएगा, 75 का ए हो जाएगा। 76 की बात करूं, डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल विद डिक्रीज इन परसेंटेज इलोंगेशन, अगर परसेंटेज इलोंगेशन डिक्रीज करेगी मतलब कम इलोंगेट हो रहा है मटेरियल, पहले ही फ्रैक्चर हो रहा है, तो उसकी डक्टिलिटी भी क्या है, डिक्रीजेस करेगी, तो 76 का बी हो जाएगा। 76 फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस मटेरियल झेल सकता है, हम कितनी अप्लाई करेंगे, तो हम उससे कम ही अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम ज्यादा होती है वह हम कम अप्लाई करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है ना ये आपकी आती है 1 से ज्यादा हमेशा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है आप कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे अगर स्पेस वगैरह में हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम 10-20 तक रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और नॉर्मली कभी हम किसी छोटे मोटे मशीन पार्ट्स में यूज़ कर रहे हैं तो 1.5-2 वगैरह रख लेंगे, जहाँ पे कोई अगर फेलियर होता भी है तो ह्यूमन की लाइफ को कोई हार्म ना हो, तो डिपेंड करता है कहाँ यूज़ कर रहे हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा मटीरियल या फिर ज़्यादा मटीरियल देना पड़ेगा। कुल मिला के मटीरियल का हम उस स्ट्रेंथ तक यूज़ नहीं कर रहे जितनी स्ट्रेंथ के लिए वो बना है, तो इस वजह से हम मटेरियल का हम एक तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, पर करना पड़ेगा वहां जहाँ पे हमारी ह्यूमन लाइफ को डेंजर होगा, तो हम जरूर से ऐसा करेंगे, ह्यूमन लाइफ को बचाएंगे। कॉस्ट ऊपर जाने दो, दुनिया भर की चीजें ऊपर जाने दो, इंसान की जो जान है वो सबसे ज्यादा कीमती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए क्या होगा, यूनिटी से मोर देन यूनिटी होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है। इन अ कंप्रेशन टेस्ट फ्रैक्चर इन अ कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड अकर, तो कास्ट आयरन स्पेसिमेन जो होता है उसमें जो स्पेसिमेन है, तो आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस होंगी ना वो होंगी आपकी एक्सिस से 45 डिग्री या उस पर होती है, पर शियर जो कंप्रेशन जो टेस्ट होता है जब कास्ट आयरन का करते हैं, तो कास्ट आयरन कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन लोड झेलने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये फेल होता है शियर की वजह से, तो ये शेयर की वजह से फेल होता है, इसलिए एक ऑब्लिक प्लेन पे ये फेल होगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। फटीक टेस्ट कैरिड आउट फॉर, तो फटीक टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रेसेस हैं उनको वेरी करते हैं। वेरी किस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए अब कभी लगाएंगे 10 न्यूटन, फिर उसको बढ़ा के 20 करेंगे, फिर 10 ले जाएंगे, फिर 20 करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, या -10 से 10 के बीच में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन चेंज नहीं हो रहा, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है और अपोजिट साइन में जा रहा है ना, और जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। फिर ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस साइन से -10 तक ले जाओ, या -5 से 10 ले जाओ, तो किसी भी तरीके से स्ट्रेस वेरी कर सकते हैं बिटवीन टू लिमिट ऑफ इक्वल वैल्यू, ये -10 से 10 बट अपोजिट साइन, स्ट्रेस वेरिंग बिटवीन टू लिमिट ऑफ अनइक्वल वैल्यू बट अपोजिट साइन, यानी कि अनइक्वल वैल्यू 5 से -5 से 10 ले गए, स्ट्रेस वेरी इनटू टू लिमिट ऑफ अनइक्वल वैल्यू बट सेम साइन, तो -5 से -10 ले गए या 10 से 20 ले गए, तो किसी तरीके से भी आप
फटीग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमें एंड्योरेंस स्ट्रेंथ वगैरह मिलती है जो मशीन डिजाइन में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो ये वीडियो का एंड है और ये इस टॉपिक का भी एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ